और अगर किसी की शादी नहीं हो रही है हाँ। और राहु की महादशा शुरू होगी तो उसको बोल दो शादी हो जाएगी। व्यक्ति का करियर या प्रोफेशन पहले से ही तय होता है। पहले लिखा जा चुका है। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं। हाँ, सूर्य का संबंध होना सरकारी नौकरी है और सूर्य का संबंध ना कि शनि का संबंध होना प्राइवेट नौकरी। मेष लग्न के व्यक्ति क्या जमीन के अलावा कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं? हाँ, कोई व्यक्ति नौकरी में सफल है लेकिन वही व्यक्ति जब व्यवसाय करने जाता है तो असफल हो जाता है। दसम भाव का संबंध अगर 6 हाउस से हो जाएगा तो वो व्यक्ति बिजनेस करेगा तो फेल हो जाएगा। कि मैं कौन सा काम करूं, क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार? अगर नौकरी करूं तो कौन सी नौकरी मेरे लिए सही होगी, और अगर व्यवसाय करूं तो किस क्षेत्र में मुझे सफलता मिलेगी? कहते हैं कि हर इंसान का प्रोफेशन पहले ही उसकी कुंडली में लिखा होता है, बस उसे सही तरीके से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। ग्रह, नक्षत्र और भाव न केवल हमारी सोच और क्षमता को बताते हैं बल्कि यह भी तय करते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज आचार्य श्री परम्बानंद नाथ जी के साथ हम जानेंगे कि कुंडली किस तरह से आपके करियर का छिपा हुआ नक्शा खोलती है। आचार्य जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। हर हर महादेव। महाराज जी, आज हम आपसे उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता होती है। क्या व्यक्ति का करियर या प्रोफेशन पहले से ही तय होता है? ये बात निश्चित है कि व्यक्ति का जन्म से पहले उसकी ही जन्म कुंडली बन जाती है। जी। आपने इसका प्रमाण रामायण में भी सुना होगा। जैसे कि रामायण की रचना भगवान रामचंद्र की जी की पहले ही हाँ। रामायण में रचना हो गई थी और कहा गया था कि भगवान रामचंद्र जी लंका जो गए थे वो पुल बांध कर गए थे। तो ये बात प्रमाणित भगवान रामचंद्र जी कर रहे हैं रामायण में। जी। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये सब क्यों इतना ज्यादा नाटक कर रहे हो, उसको बुला रहे हो उसको बुला रहे हो, सीधे एक तीर मारो, रास्ता समुद्र सूख जाएगा, अपन लोग जाके रावण से युद्ध कर लेंगे। तो रामचंद्र भगवान ने ये कहा कि नहीं लक्ष्मण, जहाँ जो लिखा गया है, जो वाल्मीकि जी ने लिखे हैं, हमको वही करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिखा जा चुका है, पहले लिखा जा चुका है। जन्म कुंडली क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई एक्सीडेंटली हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया तो मान लीजिए वो एक फ्रैक्चर है, तो उस फ्रैक्चर को देखने के लिए आप जो एक्सरे करते हैं, तो वो घटना घट चुकी है, उसमें घाव बन चुका है, उस घाव को देखने के लिए एक्सरे के सहारा लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके ब्रह्मांड जीवन जैसे ही आपका इस पृथ्वी में आपका आज आ गए हो, उसकी जो ग्रह नक्षत्र का जो चर्चा दिखा देता है कि आपके आने वाला समय में क्या क्या होना है। तो महाराज जी, अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये बात भी बहुत बढ़िया सही है आपने पूछा जी। सब कुछ लिखा जा चुका है कि किसको कितना मिलेगा। अगर हम आपको कहेंगे कि आपको 100 रुपये मिलेगा, मान लीजिएगा, ये लिखा जा चुका है, लेकिन अगर आप 100 रुपये लेने तो जाओगे ना, मिलेगा कैसे तो ये लिखा है, आपका मिलने का विधि लिखा है। ये नहीं कि 100 रुपये आपको कोई पृथ्वी से आसमान से टपकेगा, आपको ये तरीका से आपको मिलेगा, तो वो तरीका तो आप अपनाओगे ना, वही तो कर्म है। जी। हम आपको कोई व्यक्ति बोलेगा कि आप हमारे घर आइए और एक पॉडकास्ट करिए, हम आपको 1000 रुपया देंगे, तो ये आपका 1000 रुपया लिखा हुआ था। जी। तो आप आके नहीं आप मुझे वहीं दे मिल जाएगा तो मैं क्यों करूँगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो विधि तो आपको करना पड़ेगा ना। कर्म उसको कहते हैं, कर्म से ही लाभ होता है। कर्म का अगला स्टेप होता है जो लाभ। तो जो आपका लाभ है वो कर्म से ही गुजरता है। लाभ का पिछला जो स्टेज है आपका कर्म, और कर्म का पिछला स्टेज है भाग्य। तो भाग्य में जो लिखा वो कर्म को गया, और कर्म करने के बाद लाभ मिला, वो नवम स्थान, 10वां स्थान, 11वां स्थान। अच्छा।
नवम स्थान भाग्य है, जी। उसका अगला स्टेप दसम स्थान होता है, वो कर्म है, उसका अगला स्टेप होता है आपका लाभ है, उसका अगला स्टेप अगर जाओगे हानि भी है। तो आपका भाग्य में लिखा हुआ, आप आगे बढ़े तो आपने कर्म किया, उसके आगे कर्म करने के बाद आपको लाभ मिला, और उस लाभ से तो व्यय करोगे। आपके पास लाभ नहीं रहेगा तो व्यय कहाँ से आएगा? जी। यही तो बहुत लोग परेशानी होकर पूछते हैं कि हमारा बहुत कर्जा चढ़ गया है, तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कर्ज की समस्या को निपटाने के लिए एक विशेष उपाय मैं आज आपसे अपने दर्शकों के लिए जरूर लूंगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अभी मैं इसको क्रमवार तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि महाराज जी, नौकरी या व्यवसाय दोनों की कुंडली में या दोनों के लक्षण में क्या विशेष अंतर होता है, और किस तरह के व्यक्ति को नौकरी चुनना चाहिए और किस तरह के व्यक्ति को व्यवसाय चुनना चाहिए? हाँ, अब देखिएगा, नौकरी भी हम अगर कहते हैं एक राजकीय एक अराजकीय, जो कि हम प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब इन दोनों नौकरी में पार्थक्य क्या होता है? राजकीय नौकरी में आपका एक निर्धारित हो जाता है जी। अधिकतर दोषी को दंडित हर जगह पर मिलता है। मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर वो दोषी कर रहा है वो सस्पेंड भी हो जाता है ना जी। और ऐसे प्राइवेट में भी अगर आपने अच्छा प्रोफाइल नहीं दिया कंपनी को, या अच्छा आपने रिव्यू नहीं दिया, तो आप कंपनी निकाल देती है। लेकिन अधिकतर शासकीय नौकरी में एक निर्धारित रहती है, एक स्थायित्व रहती है, तो ठीक है। और ये जब विचार हम करेंगे कि व्यक्ति का, हमें पहले इसकी गवर्नमेंट नौकरी है या प्राइवेट की, अगर आप उसमें आप कहोगे कि अब कैसे इसके विचार करेंगे, तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा हम देखना पड़ेगा कि नवम स्थान से क्या सूर्य से संबंधित है, और सूर्य से जो नवम स्थान है वो कैसा है, स्ट्रांग भाग्य कहलाता है। तो भाग्य और कर्म का दोनों का जो राजयोग जुड़ता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी का होता है, वो आपका नौकरी का हो जाता है। अब नौकरी के माध्यम से जीविका निर्वाह करता है, वो कोई व्यवसाय की नाम करते हैं, तो नौकरी और व्यवसाय का चुनाव कैसे करेंगे, ये आपका प्रश्न था जो हमने आपको थोड़ा सा दूर से समझाया। अब देखिए, दसम स्थान होता है कर्म का, जो भाग्य से संबंधित यानी कि नवम से जो जुड़ा हुआ है, और दसम से जो दसम स्थान होता है वो आपका सप्तम स्थान। किसी भी व्यक्ति का व्यापार चयन करना हो तो आपको उसको सप्तम स्थान को ही देखना पड़ेगा। अब सप्तम स्थान तो पत्नी का स्थान होता है, आप कहोगे बिल्कुल वही कहने जा रहा था। वो ये कैसे देखा, इसीलिए देखा जाता है वो दसम से दसम स्थान बनता है, कर्म से कर्म स्थान, कर्म से कर्म स्थान होने के कारण में वो हुआ। अब दूसरी बात, अब एक और देखिएगा, दसम से जो आपका लाभ स्थान बनता है जी, दसम से लाभ स्थान बचता है अष्टम स्थान। दसम से जो लाभ है, दसम से दूसरा नहीं कह रहा हूँ, दसम से 11वां स्थान। अच्छा, 10वें से 11वां स्थान आपका अष्टम स्थान कुंडली में बनेगा। तो व्यक्ति को हमको अष्टम स्थान और सप्तम स्थान, यानी कि उसकी कर्म से लाभ और कर्म का कर्म, तो ये दोनों दसम स्थान यानी कि सप्तम और अष्टम भाव को देख के हम व्यापार को चयन कर सकते हैं। अगर नौकरी के देखना है तो हमें लेना पड़ेगा दसम स्थान और नवम स्थान कि इस व्यक्ति का राज्य युक्त कितना है, अथवा किसी भी ये संगठन में कितना काम कर सकता है, वो आपको नवम स्थान में लेना पड़ेगा। महाराज जी, निश्चित तौर पर देखिए, डिटेलिंग के लिए तो आप जैसे गुणीजनों की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं इसको अपने दर्शकों के लिए बहुत सरल करना चाहता हूँ। जैसे आपने सीधे तौर पर बताया कि दसम स्थान से औसतन कर्म देखा जाता है, तो मैं अगर बेसिक बिल्कुल साधारण तौर पर बात करूं तो 10वें स्थान पर कौन से ऐसे ग्रह हैं जिससे वो कौन सा व्यवसाय या कौन सी नौकरी चुन सकता है? देखिए, अगर दसम स्थान को शनि का संबंधित होता है, ठीक है, कर्म का कार्य में जो हार्ड वर्क करने वाला है वो शनि है जी, ठीक है ना जी। अगर कोई हार्ड वर्क करने वाला शनि बैठा है और सूर्य का कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है जी, तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता है, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड वर्क हो जाता है ना। व्यवसाय बिना हार्ड वर्क से कम नहीं होता। अगर वही दसम स्थान में अगर सूर्य और मंगल का संयुक्त हो जाए
अथवा कहीं ना कहीं गुरु का संबंध हो जाता है, गुरु बैठ जाए या गुरु देख ले, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी का चांस बन जाता है। अच्छा, तो क्या प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि व्यक्ति का सप्तमेश के संबंध हो रहा है या नहीं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में थोड़ा हार्ड वर्क होता है। अच्छा, होता है सभी कर्म में, लेकिन सरकारी जॉब में ना भी करो तो थोड़ा बहुत छूट हो जाती है। मतलब कुंडली देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की सरकारी नौकरी है या प्राइवेट जॉब आज आपने देखा कि बहुत लोग पूछते हैं जी। तो मेरे को प्राइवेट जॉब करना है या सरकारी के लिए तैयारी करनी है। हाँ जी। तो ये पूछते हैं, हम लोग क्या इसका एक प्रेडिक्शन निकालते हैं कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति का सूर्य मजबूत है, सूर्य राज्य का कारक है, सूर्य राज्य का कारक है, अगर राज्य का कारक अथवा मंगल का संबंध भी हो जाए जी। तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि हाँ, या जुपिटर बृहस्पति का संबंध हो जाता है, आप गवर्नमेंट की तैयारी करें। अगर अकेला शनि अथवा बुध का संबंधित हो जाता है दसम भाव से, सूर्य का संबंध बिल्कुल नहीं रहता है, या सूर्य का या दसमेश बिल्कुल डैमेज हो जाता है, तब भी हम कहेंगे कि आप प्राइवेट ही जॉब करें। अच्छा, हाँ, अगर एक साधारण तरीका से देखा जाए, सूर्य का संबंध होना सरकारी नौकरी का, और सूर्य का संबंध ना कि शनि का संबंध होना प्राइवेट नौकरी का है। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल आपसे और थोड़ा सा सरल भाषा में समझना चाह रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप मुझे बताते जा रहे हो मुझे लग रहा है ये विषय और गहरा होता जा रहा है। शुरुआत में मेरे पास जानकारी थी कि केवल दसम भाव से ही व्यक्ति का कर्म चुना जा सकता है। आपने कहा सप्तम भी जिम्मेदार है, 10वें का 10वां भी जिम्मेदार है, 10वें का 11वां भी जिम्मेदार है। तो ऐसे में अगर बेसिक प्रेडिक्शन कोई व्यक्ति स्वयं के लिए देखना चाहे तो ग्रहवार तरीके से क्या ये चीज़ें बताई जा सकती है कि कौन से ग्रह वाला व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन चुने? देखो, प्रोफेशन चुनने के लिए आप फिर दसम में नहीं जाना है। हाँ, हमारे जितने सारे ग्रंथ में लिखा है, प्रोफेशन चुनने के लिए लग्न से होता है। अच्छा, कि जैसे मेष लग्न कुंडली है किसी का, जी, तो ये मंगल प्रधान हो गया, ठीक है ना। ठीक है। अब मंगल प्रधान लग्न होने के कारण में इसके जो हमें व्यवसाय कैसे चुनेंगे, तो इसके जो सप्तम भाव हो गया शुक्र का, जी, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति ये राज्य से, सेना से संबंधित हो, ठीक है ना, सेना से संबंधित हो, या कोई टेक्निकल की मशीनरी का काम करता हो, मंगल आप ले ले, या भूमि से संबंधित हो, खनिज संबंधित हो, या कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल की जो वाहन का भी जो है, जैसे तो वाहन का कारक शुक्र हो गया ना, क्योंकि सप्तम स्थान आ गया। तो हमें लगने से ही पता चल जाए कि व्यक्ति का कैटेगरी कौन सा है। तो महाराज जी, इसको सरल करने के लिए हम आपसे समझना चाह रहे थे कि हम बिल्कुल शॉर्ट में या कुछ समय में ये अपने दर्शकों को बता दें कि कौन से लग्नेश का व्यक्ति है तो वह किस प्रोफेशन में जा सकता है। देखो, अगर हम लग्न के अनुसार हम जा रहे हैं, एक सपोज ले रहे हैं मेष लग्न 1 नंबर का। हाँ, अगर मेष लग्न का स्वामी हो गया मंगल, ठीक है, तो सप्तम भाव का स्वामी हो गया शुक्र। जी, शुक्र प्रॉपर्टी का है, जी, ठीक है ना, और मंगल भूमि पुत्र भी है, जी, ठीक है ना। अब व्यक्ति ये बिजनेस कर रहा है कि प्रॉपर्टी का, अगर मंगल और शुक्र उसका बहुत अच्छा है तो प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रहेगा, ये निश्चित है। अगर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठ जाए, वही सप्तम भाव में राहु, या सप्तमेश पर राहु की दृष्टि हो जाए, या सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि हो जाए, बैठ जाए या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जमीन का काम चलेगा और रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर धक्का खा के फिर खींच के जाएगा, फिर रुक जाएगा। इसका मूल कारण क्या है कि राहु भ्रमित कर देगा उस व्यक्ति को। वैसे जमीन लिया, अब एक मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ले लिया, हमें इसको खरीदना है, हमें बेचना भी है, ठीक है ना। जब उसको सही मौका मिल रहा होगा, राहु और एक लोभ दे देगा कि नहीं यार, इसको थोड़ा और मैं महंगी में बेचूं, बस वहीं रुक गया। तो वो व्यक्ति सोचे यार मैं उस समय निकाल देता तो अच्छा था, अब मुझे ग्राहक नहीं मिल रहा है। तो राहु क्या है कि लोभ माया में फंसाता है, लोभ में फंसा देता है। केतु माया से मुक्त कराता है, इसलिए केतु मोक्ष कारक है। सप्तम भाव में अगर किसी की कुंडली में राहु बैठा हो
आज मैं आपको बता देता हूँ, उसकी जितने भी फैक्ट्री है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई भी व्यापार में, अगर नौकरी वाला नहीं व्यापार कर रहा हो, तो उसका काम निश्चित कि रुक रुक के जाएगा। और उसके उपाय भी बहुत बढ़िया उपाय मैं बोल देता हूँ साथ में, क्योंकि हमारा दर्शक कहे कि महाराज इसका उपाय क्या है। और उसका उपाय एक है कि समुद्र की जल को एक चांदी की कलश में भर के और उसको बिल्कुल बंद कर दे और अपने बेडरूम की नैऋत्य कोण में अथवा बिजनेस सेंटर की नैऋत्य कोण में उसको रख देने से उसकी व्यापार चलता रहता है। अच्छा, राहु सप्तम में है, ऐसा किसी का भी व्यापार चल रहा हो बिल्कुल धड़ाम से चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। मेष लग्न के अलावा और कौन से कोई भी लग्न की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब राहु अगर है, राहु अगर सप्तम स्थान व्यापार स्थान हो गया ना, पार्टनरशिप का हो गया, पार्टनरशिप का हो गया, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी तोड़ेगा या कहीं उनकी वार्कर टिकेंगे नहीं। ये होता है, राहु हमेशा भ्रमित करेगा। तो क्या महाराज जी केवल राहु एक नेगेटिव प्लेनेट ही है? राहु का कोई ऐसा भी स्थान है जहां पर वो, और अगर किसी की शादी नहीं हो रही है हाँ, और राहु की महादशा शुरू होगी तो उसको बोल दो शादी हो जाएगी। अब नेगेटिव कहाँ गया? अब मैं जिस राहु के आप लोग नेगेटिव कर रहे थे, यहाँ तो जिसकी शादी नहीं हो रही है राहु का कनेक्टिविटी हो रहा है, उसकी दशा अंतरदशा या गोचर में कनेक्टिविटी हो रहा है तो उसकी शादी हो जाएगी। तो राहु क्या कहता है? बंधन में बांधता है। तो बंधन में बांधने वाला कर्म को हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अगर किसी के घर में विवाद हो रहा है, विच्छेद हो रहा है, उस समय में राहु को देखो कि ये बंधन बांधने वाला प्लैनेट कहाँ बैठा है, अगर वो कब आ रहा है, उसके साथ लग्नेश के साथ कनेक्टिविटी होना या मान लीजिए दशमेश के साथ कनेक्टिविटी हो जाता है, तो राहु जहाँ जोड़ता है वो जोड़ देगा, लेकिन केतु हटा देता है। अच्छा, हाँ, तो राहु को हम, लेकिन कुछ प्लेस में कहा गया है कि जब सप्तम भाव में राहु रोक भी देता है, क्योंकि उसको रोकना के कारण वो नहीं कि वो नेगेटिव में, अधिक लालसा के कारण में वो व्यक्ति फंस जाता है। ठीक है। तो मेष लग्न के व्यक्ति क्या जमीन के अलावा कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि मेष लग्न वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो चाहे तो जो सौंदर्य सामान जी, जैसे कि क्रिस्टल से संबंधित हो, परफ्यूम से संबंधित भी हो जी, या क्योंकि परफ्यूम में भी केमिकल रहता है, जी, ठीक है ना, या कोई केमिकल का भी हो, लिक्विडेड का भी हो, इन सभी काम कर सकता है, बिल्कुल आराम से कर सकता है जी। उसके अलावा दूसरा महाराज जी, दूसरे लग्न में अब वृषभ लग्न जाएंगे तो ऐसे 12 लग्न हम करेंगे तो वो आपका एपिसोड। बस मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट में बता दे कि वृषभ लग्न वाले ये कर सकते जैसे हैं। वृषभ लग्न की कोई भी कुंडली हो, उस व्यक्ति को जितने ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का बिजनेस करे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या गैस एजेंसी, ये सब उसको बढ़िया रहेगा। मिथुन लग्न वाले का अगर हम देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति एजुकेशन से संबंधित जुड़ा हो या प्रवक्ता हो या जैसे आपका ये मीडिया लाइन का भी हो, बिजनेस हो, तो वो भी काम करेगा। अगर कर्क लग्न में जब आप जाएंगे तो जितने ज़्यादा लिक्विडेड का जो खाने के पदार्थ है, जो जैसे कि आपका अन्न में, देखिए शराब में जाएंगे तो लिक्विडेड खाने का नहीं है, अच्छा, लेकिन दूध से बना हुआ चीज़ खाने का है। जी जी, ठीक है ना। तो जैसे दूध का, दही का, घी का, ये सब चीज़ें हो जाएगा। और साथ में थोड़ा बहुत जो है कि जो चटर फटर जो होते हैं ना, जो मन को मोहित करने वाला, आप खाली बैठोगे तो यार थोड़ा बहुत नमकीन हो जाए, तो ये आपके मन की डिमांड है, ठीक है ना। जी, जो मन की डिमांड में जो आजकल जो चलता है, जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में स्नैक फूड इत्यादि, जी, जंक फूड, वो सब कर सकता है। सिंह लग्न वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा कि जितना खावटी द्रव्य का बड़े बड़े सामग्री जैसे अनाज है, वेयर हाउस है, ठीक है ना। और साथ में अगर सिंह लग्न वाले को एक विशेष होगा, अगर वो खनिज संपदा भी कर सकते हैं, माइनिंग सेक्टर में भी कर सकते हैं। अब आपको मन में आएगा इसमें माइनिंग सेक्टर का क्या रूल्स है, तो इसका कारण है कि सिंह लग्न के साथ शनि का संबंध हो जाता है सप्तम भाव का। अच्छा, तो कन्या लग्न वालों को जितना कच्चा सामान होता है,
एक में आपको एक, हाँ मैं समझ साधारण समझ बता, लेकिन ये इतनी ही नहीं है, जो इतना ही नहीं है, उसमें सारे ग्रह मायने रखते जितना हैं। कच्चा सामान की सप्लाई करना, जैसे कि किसी साड़ी, मान लीजिए कोई साड़ी बेच रहा है, ठीक है ना, उसका रॉ मटेरियल तैयार करके देना, जितना रॉ मटेरियल पूरा कंप्लीट नहीं, रॉ मटेरियल कुछ बॉडी की हिस्सा बनाना, ये कर सकता है। और अगर तुला लगने वाले अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो तुला लगने वालों को सबसे अच्छा है कि ये जितना बड़े बड़े सौंदर्य शोरूम हो, बहुत लग्जरी शोरूम हो और बहुत महंगी सामान बेचने वाला हो। अच्छा, जैसे कि आपके ये कैमरे हैं, छोटी सी चीज़ 1.5-2 लाख की आती है जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक है, जितने भी मतलब जो घरेलू भी हो, आकर्षण भी हो जी, वो। अगर वृश्चिक लग्न वालों को जितने स्पेयर पार्ट्स का हो, जितने भी हैवी कर सकता है, जितना हैवी, जैसे लोहे का भी वो लोहे से बना हुआ पार्ट्स, लोहा नहीं, जी, 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 लोहे में जाएंगे आप तो शनि में जाएंगे। अच्छा, जो मकर लग्न में, धनु लग्न वाले के जो भी है कि एक माने आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ सामग्रियाँ हो, या आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ कोर्स करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, कोचिंग सेंटर चलाने वाला हो, जी, क्योंकि वो ज्ञान से संबंधित हो जाता है। जी, तो आपका जो लग्न है वो लग्न आपका व्यापार को तय करेगा, जी। ठीक है ना। साथ ही महाराज जी, कई बार ये देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति नौकरी में सफल है, लेकिन वही व्यक्ति जब व्यवसाय करने जाता है तो असफल हो जाता है, जबकि नौकरी के हिसाब से वो लगनशील भी है, उसकी कुंडली भी अच्छी है और वो सारे कार्य कर पा रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन व्यवसाय में वो सफल नहीं हो पाता है। इसका एक कारण है, स्वाधीन और पराधीन का विचार किया जाता है। जी, अवधेश जी, एक एस्ट्रोलॉजी की मैं एक बहुत पॉइंट की बात कर देता हूँ। जी, आप मुझे प्रश्न कर रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन आपको दर्शकों को एक ऐसा चीज मैं बता रहा हूँ, हाँ, उनकी ज्योतिष के प्रति रुचि हो जाएगी। जी, आपने प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति नौकरी करता है लेकिन वो अपना बिजनेस करता है तो फेल हो जाता है। इसका एक कारण है, ये व्यक्ति परतंत्र में रहता है या नहीं रह पाएगा। परतंत्र मतलब से नौकरी, स्वतंत्र हो गया अपने बिजनेस। अब उसको हम निर्णय करने के लिए आप ही माइंड में ले लोगे कि भाई कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा था, वो अपना काम करने लगा तो उसको काम सही नहीं चला, इसका मतलब इसका परतंत्र वाला जो ही इसके लिए सूटेबल था, स्वतंत्र वाला नहीं था। अच्छा, तो इसका हुआ क्या है, आप देखो नौकरी कर रहा था जो दसम भाव हमने बोला, मान लीजिएगा कर्म कर रहा था, लेकिन कर्म स्वयं के लिए लग्नेश, अगर उसके साथ कहीं ना कहीं लग्नेश के साथ दसम भाव का संबंध अगर 6 हाउस से हो जाएगा तो वो व्यक्ति बिजनेस करेगा तो फेल हो जाएगा। दसम भाव में उदाहरण के लिए कौन से ग्रह होने चाहिए? कोई भी ग्रह दसम भाव का स्वामी होगा। अच्छा, स्वामी होगा, ठीक है। उसका स्वामी के साथ अगर षष्ठ भाव और लग्न का संबंध हो, लग्न और षष्ठ हमेशा शत्रु रहते हैं, अगर वो भी उसमें साथ कनेक्टिविटी हो जाता है तो ये व्यक्ति स्वतंत्र में फेल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका काम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, उसको बिजनेस फल नहीं रहा था, जैसे ही नौकरी करेगा उसका अच्छा हो जाता है। इसको उदाहरण के साथ महाराज जी अगर समझाया जा सकता हो कि कौन से भाव में, अगर एक उदाहरण ले लो। हाँ, ठीक है। उदाहरण जैसे कि मान लीजिएगा कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है जिसकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी शनि, ठीक है, ठीक है, और दसम भाव का स्वामी शनि जब होता है, चाहे कोई भी ले लो, अब मेष लग्न में होता है, ठीक है, 10 नंबर ले लो, तो दसम भाव का स्वामी अगर वो बैठा है, वो नौकरी कर रहा है, तो इसका कर्म का कारक शनि अगर दसम भाव से संबंधित है तो ये तो नौकरी अच्छे से कर रहा है। लेकिन अगर बुध का कनेक्टिविटी है ना, मंगल को दृष्टि हो जाए, बुध का दृष्टि मंगल पर पड़ जाए, मंगल का सातवां या नहीं, मंगल उसका लग्न का स्वामी हो गया ना। हाँ, लग्न का स्वामी मंगल हो गया, और लग्न का स्वामी के ऊपर छठे भाव का शत्रु भाव का स्वामी उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो वो व्यक्ति पराधीन में काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, नहीं कर पाएगा।
उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जबकि अगर वो बिजनेस में सफल हो जाएगा। हाँ, अब वही अगर बिजनेस में हम कैसे, आप कहोगे बिजनेस में कैसे होगा, तो बिजनेस से हमें देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का लग्न से दशम स्थान कौन प्लानेट है। जी, जैसे लग्न से जहाँ बैठा होगा वहां से दशम स्थान, मतलब मान लीजिए मंगल जहाँ से बैठा होगा वहां से दशम स्थान का, और इसकी दशम स्थान से अगर मित्रता हो जाती है तो व्यक्ति बिजनेस कर लेगा। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझने वाला को बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है। ग्रह या नक्षत्रों से महाराज जी प्रोफेशन चुना जा सकता है, जॉब का क्षेत्र जाना जा सकता है, लेकिन क्या उसका पद का भी मूल्यांकन ग्रह और नक्षत्र ही करते हैं? देखो, आपकी कुंडली का एक पद प्रतिष्ठा के समाज में ले जाने के लिए आपका ग्रह नक्षत्र बहुत भूमिका है ही है। साथ में आपकी कुंडली में का भाव प्रेडिक्शन, मतलब हाउस प्रेडिक्शन जो करते हैं, तो हाउस का जो प्लैनेट जो लॉर्ड है वो उसका सबसे बड़ा पद पर प्रतिष्ठा देने वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक निम्न श्रेणी का अधिकारी है जी, अब वो पूछेगा मेरा प्रमोशन कब होगा, जी, तो यानी कि एक पदोन्नति कब होगी। अब इस जिस समय में मान लीजिए जो दशा चल रही है, जिस समय में जो दशा चल रही थी वो प्रश्न पूछा, उस दशा से जब आपका 5th हाउस का उसी दशानाथ से जो 5म भाव की दशानाथ आएगी तो उसकी प्रेडिक्शन, उसकी पद प्रतिष्ठा देने वाला होगा। अच्छा, हाँ, तो आप यहाँ कहोगे कि ये ग्रह से होगा या नक्षत्र से होगा, नहीं। हाँ, आप उस नक्षत्र से ही तो दशा का निर्णय होता है ना। अच्छा, नक्षत्र से ही दशा का निर्णय होता है। आपका किस नक्षत्र जन्म हुआ है तो आपका कौन सी दशा है, ये प्रेडिक्शन पहले उसका सूत्र है। नक्षत्र से ही दशा, नक्षत्र कौन जो उसमें तारा चक्र में आप जब जाओगे, हमारा जन्म कुंडली में एक तारा चक्र होता है, उससे आपको पद का, प्रतिष्ठा का, आपकी नौकरी में या अथवा आपके कर्म में ग्रोथ का, जैसे कि बिजनेस का ग्रोथ भी निकालोगे, हम कब बिजनेस में हमको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, जी, तो वो आप उसी नक्षत्र के प्रेडिक्शन से ही जाओगे। नक्षत्र प्रेडिक्शन में केपी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आपने सोचा कि केपी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति, जी, जो ये दाक्षिणात्य पद्धति कहलाता है। ठीक है ना। तो नक्षत्र के साथ साथ हमें उस समय के पूछ लेंगे कि अगला व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरा प्रमोशन कब होगा, तो हम देख लेंगे कि इसका कौन सी महादशा अभी चल रहा है और इससे पंचम से इसमें नवम से महादशा अंतरदशा कब कनेक्टिविटी हो रहा है, वो प्लैनेट कैसा है उसके प्रेडिक्शन कर दो। व्यापार के लिए महाराज जी सबसे कौन से ग्रह ऐसे हैं जो सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, जबकि व्यवसाय के लिए कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सबसे उपयुक्त? देखो, व्यापार का कारक ही बिजनेस कारक बुध है। अच्छा, अब बुध के क्या होता है, बुद्धि, जी, बुद्ध से बुद्धि भी लोगे, अब बुद्धि से ही तो आप नया नया कर पाओगे। और व्यापार का कारक आपने पूछा, व्यापार का किस ग्रह से लिया जाएगा, वो आप बुद्ध से ले लोगे। और नौकरी से किस लिया जाएगा, ठीक है ना। आप उसमें एक को लेना है शनि को, एक को लेना है सूर्य को। सूर्य को लिया तो सरकारी का, शनि के लिया तो प्राइवेट का। अच्छा, हाँ, निश्चित तौर पर महाराज जी मैंने तो अभी आपके साथ कई सारे पॉडकास्ट किए हैं। हालांकि मैंने देखा है ना आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है, ना जन्म की ज़रूरत होती है, और आप कई ऐसी विधियां जानते हैं, कई ऐसे विधियों के धनी हैं कि आप व्यक्ति के कुंडली का स्वतः ही निर्माण कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति आपसे कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहता है तो व्यवसाय, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जिसका मार्गदर्शन उनको मिल सकता है? देखो, एक सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जन्म कुंडली का विचार करने के लिए आज की डेट में बहुत जल्दीबाजी में जो दिया जाता है आंसर, जी, ये बिल्कुल सही नहीं है, सही नहीं है। अगर हमारे दर्शक सोच रहे कि हम एक कॉल कर लें, 10 मिनट में हम बात करके छुट्टी कर लें, नहीं। अगर आप किसी भी गूढ़ रहस्य के और अंदर आप जाना चाहते हो तो आपको पहले नक्षत्र लेना है, ग्रहों लेना है, भाव लेना है, भाव का स्थिति लेना है, संयुक्त देना है, योग कारक कौन से है, राजयोग कारक कौन से, ये सारा चीज़ देख के उसमें अगर विचार करोगे तो व्यापार की किसी भी चीज़ का एक राइट टू टाइम आप निकाल सकते हो। कई शेयर मार्केट वाले हमसे जुड़े हैं, अच्छा, बहुत हैं।
वो मेरे से डेली पूछते हैं कि हमको शेयर मार्केट में आज कैसा रहेगा। अच्छा। तो हम ये नहीं कहते, मैं उसको नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारा शेयर मार्केट नहीं, ये अक्षर से संबंधित जो भी शेयर होगा उसको आप दूर रहो, ठीक है ना। और कई लोग मानते हैं, और कई लोग कह रहे कि गुरुजी हमको आपकी बात नहीं माने, लगा दिया, नुकसान हो गया। तो भाई न माने क्यों नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको ऊपर ऊपर से तो बता सकते हैं, लेकिन अगर मेरे भाग्य का डिटेल्स अगर कब होगा, जी। मैं कैसा स्ट्रांग होऊंगा, कैसा हो जी। जाएगा, मेरा कर्ज कब नाश होगा, ये अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा सावधानी से ज्योतिष को उपयोग करना चाहिए। ठीक है महाराज जी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि कर्ज मुक्ति के लिए आपसे कोई एक विशेष उपाय लेंगे। हाँ, देखिए, कर्ज मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है कि हमारे जो वैदिक परंपरा में एक स्तोत्र आता है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक का क्वेश्चन उठता होगा, भाई मंगल को क्यों कहा गया? जी। ऋण मोचक राहु स्तोत्र क्यों नहीं हुआ? ऋण मोचक गुरु क्यों नहीं हुआ? मंगल ही क्यों ऐसा कहा गया? ठीक है ना। तो मंगल ऐसा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मंगल एकादश भाव से संबंधित हो, वो कैसा भी ऋण से वो अऋण हो जाता है, चाहे कितना भी क्यों ना हो। अच्छा। अगर वही मंगल अगर किसी को कर्ज दे देगा ना, बड़ी लंबी समय तक फंसा के रहता है, ठीक है। तो मंगल लाभ देगा तो बहुत ऊंचाई उठा देगा, और मंगल अगर कर्ज देगा तो लाभ। इसलिए हमारा जो ऋण मोचक जो स्तोत्र है जो मंगल का, उस विधान का करना चाहिए। एक दूसरे एक साधारण उपाय मैं बता देता हूँ दर्शक को, वह कर लेना चाहिए। अगर किसी की घर में भी कितना भी इसका ऋण क्यों ना हो या कितना भी कर्ज क्यों ना हो, वो कर्ज से मुक्त होना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये तो ऋण मोचक का स्तोत्र पाठ करे अथवा मंगल चंडी का मंत्र जप करे जी। ठीक है ना। इसके बाद भी उसकी जो भी कुंडली है, 6 हाउस का जो प्लैनेट होगा उसको शांत कर दे। अच्छा। हाँ, उसका मंत्र चेट करना शुरू कर दे। 6th हाउस में जो भी ग्रह है, जो भी 6 हाउस का जो लॉर्ड होगा। अच्छा। ये नहीं देखना कि हमें गुरु हो, शुक्र, कोई भी प्लैनेट हो, उसका मंत्र चेट करना शुरू करे, बस लाभ मिलने लगे। हाँ, टोटके करेगा तो नहीं होगा, मंत्र को चेट करना है, क्योंकि मंत्र जप करने से ग्रह प्रसन्न होते हैं। जी जी जी। और हमारा वैदिक परंपरा में ग्रह शांति विधान कहा गया है। ग्रह शांति विधान मतलब आपको मंत्र जप करना है, अथवा जप करा के उसका हवन करा के उसका विधिवत अनुष्ठान करा दो। एक बात है। अगर आप सोचोगे नहीं हमारे कोई टोटका भी होगा तो वो भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसमें इतना है कि थोड़ी समय के लिए आपको मदद मिलेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। टोटके के लिए क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को एक छोटा सा तांबे की पात्र ले ले, ठीक है ना, और उसमें लाल वस्त्र का मतलब ऊपर में बंधन कर दे, और उसमें एक मूंगा बाजार से ले ले, कोरल, और उसके अंदर डाल दे, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत मसूर की दाल उसके अंदर में भर दे, और उसको आप मंगल के नाम से पूजन करा दे। जी। भौमाय नमः। अच्छा, इतना करे तो भी उसका भी। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही हमने विशेष मुद्दे पर आपसे चर्चा की, और चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई मार्गदर्शन। मैं दर्शक के लिए एक बात कि बहुत जल्दी हम ज्योतिष की क्लास लेके आ रहे हैं जी। अगर हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि हम गुरुजी से ज्योतिष सीखें और बहुत जल्दी सीख ले, तो हम मेरा जो ज्योतिष क्लास रहेगा कि हम जो भी हमारे क्लास में अटेंड करते हैं उनकी ब्रेन में हम ज्योतिष को बिठा देंगे, ना कि उनको कोई सिलेबस से लेने की जरूरत पड़ेगी। जी जी। कोई किताब की जब जरूरत नहीं, हम ऐसे टेक्निकल और ऐसे लॉजिक सूत्र बता देंगे ताकि वो सूत्र को खोलने के लायक बन जाए। जी। और ज्योतिष एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको समझने से बहुत आनंद मिलेगा, नहीं समझेंगे तो थोड़ा बहुत जटिल लगेगा,
जी जी जी। जैसे कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, हाँ, तो उसको मैथ आ जाएगा तो बड़ा खुश होता सॉल्व है। करने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, तो एक नया हम लेके आ रहे हैं जी। कि हमारे दर्शक को, अगर ये कई लोग दर्शक पूछते हैं कि गुरुजी आपसे सीखना है, कब क्या मिलेगा, तो आज की इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम दर्शकों को, हम बहुत जल्दी हमारा वेबसाइट लॉन्च हो रहा है और उसमें वो ज्योतिष ठीक है क्लास। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराज जी की वेबसाइट astrosolutions.co.in में आपको वैदिक ज्योतिष सीखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 तरह के विस्तृत कोर्स ज्योतिष की डिटेल्स के द्वारा दी गई है। बेसिक कोर्स 21 दिन का होगा, जबकि अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं वह 90 दिन का होगा। और सबसे खास बात यह होगी कि ये जितने भी क्लासेस होगी, सभी क्लासेस लाइव होगी और आचार्य श्री परम्बानंद नाथ जी के द्वारा स्वयं यह क्लासेस लाइव ली जाएगी। हर क्लासेस में आपका क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस होगा और यह क्लासेस के द्वारा आप वैदिक को न सिर्फ सीख सकेंगे बल्कि अपने अंदर बैठा भी सकेंगे। तो आप इस वेबसाइट को चेकआउट कीजिए और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही महाराज जी से अगर आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो अभी आपके स्क्रीन पर एक विशेष नंबर दिखाया जा रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके महाराज जी से आप व्यक्तिगत समय ले सकते हैं, या रविवार के एक सेशंस में आप ज्वाइन होकर के भूत शुद्धि प्रोग्राम में ज्वाइन होकर के आप महाराज जी से सलाह भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली कड़ी में इसी रहस्यमय विषय के साथ, ऐसे ही कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।